हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि हिंदी पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारी 5 क्लास पहले हो चुकी है। ये हमारी 6ठी क्लास है और इससे पहले हम 110 क्वेश्चन यानी 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 90 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। बाकी आने वाली क्लासेस में भी 30 क्वेश्चन करके इस सीरीज को हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगी, डिस्कस करूंगी और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सकर्मक का वाक्य है। ए मंदाकिनी सोती है, बी बालिका निबंध लिख रही है, सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं और डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। ठीक है, सबसे पहले तो सकर्मक क्रिया होती क्या है? जब वाक्य में क्रिया और कर्म एक साथ आए और क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े। और वहीं अकर्मक की बात करें तो जो क्रिया का फल हो वो कर्ता पर पड़े, वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखें बी इज द राइट आंसर। बालिका निबंध लिख रही है। ठीक है, बालिका कर्ता है, निबंध कर्म है और लिख रही है क्रिया है। ठीक है, तो लिखने का इफेक्ट मतलब क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है, तो लिखने का इफेक्ट निबंध पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो यही आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। बाकी अगर बात करें मंदाकिनी सोती है तो कर्ता पे इफेक्ट पड़ रहा है, सोने का, अकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने का इफेक्ट पक्षी पे पड़ रहा है जो कि कर्ता है, ये भी आपकी अकर्मक। बालक खिलौना पाकर हंसता है, खिलौना जरूर कर्म यहाँ है लेकिन हंसता है का इफेक्ट बालक पर पड़ रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मतलब नीचे जो वाक्य लिखे हैं उसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है ये बताना है। ए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बी ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, सी श्याम सोता है, डी वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, वहाँ सकर्मक था, यहाँ अकर्मक बताना है। जब कर्ता पे क्रिया का प्रभाव पड़े तो वही आपका अकर्मक है। तो देखिए सी इज द राइट आंसर। श्याम सोता है, सोने का इफेक्ट सीधे श्याम पे पड़ रहा है, श्याम करता है, तो यही आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। तो सी इज द राइट आंसर और बाकी सब आपकी कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रुख का पर्यायवाची शब्द है। ए विटप, बी प्रसून, सी लड़का और डी हेरम। ठीक है, बताइए रुख का पर्यायवाची क्या होगा? जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, विटप होगा। जहां तक प्रसून की बात है तो वो आपका पुष्प हो जाता है, हेरम गणेश है, लड़का पुत्र हो गया, बेटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ए प्राचीन, बी प्राकृत, सी पूर्व और डी प्रज्ञा। ठीक है, प्राची का बताइए पर्यायवाची क्या होगा? जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, पूर्व होगा। जहां तक प्राचीन की बात है तो वो पुराना हो जाएगा, प्राकृत मतलब प्रकृति से उत्पन्न होने वाला, प्रज्ञा का हो जाएगा आपका सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तरंग का पर्यायवाची शब्द है। ए पुष्कर, बी कूल, सी जल्दी और डी उर्मी। बताइए क्या होगा तरंग का? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, उर्मी होता है। इसके और विभाग की बात करें तो लहर और वीची भी होता है इसका पर्यायवाची। पुष्कर तालाब का हो जाएगा, कूल किनारा का और जल्दी आपका समुद्र का हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। लोकोक्ति का अर्थ है। ए संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, बी प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, सी कपटपूर्ण व्यवहार और डी किए का फल भोगना पड़ेगा। बताइए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यही इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अंधी पीसे कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ है। ए हानि ही हानि होना, बी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, सी लाभ कम हानि ज्यादा, डी मालिक से दुश्मनी करना। बताइए क्या होगा? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, जैसे सीधे साधे लोगों की कमाई कोई धूर्त लोग खा जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए लगन, बी मीमांसा, सी आहट और डी माधुर्य। लगन, मीमांसा और आहट आपका स्त्रीलिंग है, माधुर्य
पुल्लिंग शब्द है। आगे तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर से पुल्लिंग पूछा जा रहा है। ए सरसों, बी मकई, सी सारस, डी मूंग। बताइए। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। सारस यहाँ पे आपका पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? ए पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बी गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। सी प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। डी शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। बताइए कौन सा ए राइट आंसर है आपका। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ठीक है, यही आपका सबसे सही शुद्ध वाक्य है। जहां तक बी की बात करें तो गिलास ऊपर तक दूध से नहीं होगा, गिलास दूध से भरा हुआ था, ये होगा शुद्ध। और जहां तक प्रबुद्ध विद्यार्थी, तो प्रबुद्ध की जगह मेधावी हो जाएगा। मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल और मात्र दोनों एक साथ यूज नहीं होते, क्योंकि केवल और मात्र दोनों का एक ही मतलब होता है। या तो आप केवल लिखिए या मात्र लिखिए, तो यहाँ पर केवल नहीं रहेगा। मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। जहां तक डी की बात है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर लिखा है, तो आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? विराम चिन्ह की बात हो रही है। ए अल्प विराम, बी त्रुटि विराम, सी लोप विराम, डी पूर्ण विराम। बताइए हंस पद किस और मतलब उसका और क्या नाम है? ठीक है, तो इसका होता है राइट आंसर बी होगा त्रुटि विराम। जो ये वाला विराम आप देखते हैं जब हम वाक्य लिख रहे होते हैं और कोई शब्द हमसे छूट जाता है तो हम इसे बीच में लगाकर उस वाक्य को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जा रही हूँ, ये मैंने लिखा और मुझे घर भी लिखना था लेकिन मैं वो लिखना भूल गई, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके ये घर लिख दूंगी। ठीक है, तो ये यही वाला है जो हम भूल जाते हैं, छूट जाता है हमसे, तो ये वाला निशान लगा के हम चिन्ह लगा के हम लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उक्त शब्द का विलोम है। ए अनुक्त, बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, डी उपर्युक्त। ठीक है, उक्त का विलोम बताना है। बताइए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, अनुक्त होगा। और जहां तक उपयुक्त और अनुपयुक्त की बात है तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है और डी वाला अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आवृत्त का विलोम है। ए अनाहत, बी आवृत, सी अनावृत, डी अनासक्त। बताइए आवृत्त का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, अनावृत्त हो जाएगा। जहां तक अनाहत की बात है उसका आहत हो जाएगा, आवरण का अनावरण हो जाएगा और अनासक्त का आसक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह हाईलाइटेड है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ठीक है, वह के बारे में ही पूछा जा रहा है। ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, सार्वनामिक विशेषण है। देखिए आपका वह, यह, जैसा, कोई, जो, मतलब, ऐसा, ये सारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? ए पूर्णांक बोधक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण और डी क्रमवाचक विशेषण। बताइए तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा किस में आएगा? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, क्रमवाचक में आता है। ठीक है, जहां तक पूर्णांक बोधक की है तो 1, 2, 100, 1000, 10,000 ये सब आ जाएगा। आवृत्तिवाचक में दूना, तीना ये सब आ जाता है। गणनावाचक 1, 2, 3, 4 ये सब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए मोक्षकामी, बी मौक्तिक, सी मुमुक्षु और डी मनोहर। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर है सी इज द राइट आंसर, मुमुक्षु होता है। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए मनोयोग में कौन सी संधि होगी? जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, विसर्ग संधि होगी। अगर हम मनोयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा मन प्लस योग और यही आपका बन जाएगा
मनोयोग, ठीक है, ये विसर्ग संधि का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। परमानंद में समास है, ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास, डी बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बताइए परमानंद में क्या होगा? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, कर्मधारय समास होगा। परम है जो आनंद, जब भी आपको है जो करके मिले, ठीक है, नीला नील कमल, नीला है जो कमल, चरण कमल, इस तरह के जो भी मिले समझिए है जो करके जो बनता है वो कर्मधारय समास होता है। इसमें पहले दूसरे पद में विशेषण विशेषिका या उपमान उपमेय का आपका संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? फिर से समास, ए अव्ययी भाव समास, बी कर्म कारक समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। बहुत आसान है, कौन सा नहीं है? कर्म कारक कोई समास नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और समास की बात करें तो तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, और बाकी तो इसमें सब दिया ही है, 6 समास हैं सब आपके, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी कामता प्रसाद गुरु, सी रामचंद्र शुक्ल, और डी किशोरी लाल वाजपेयी। तो बताइए किसका है वो? जी हाँ, कामता प्रसाद गुरु जी ने ही ये कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, हमीरपुर, झांसी तथा महोबा जिले में क्या समानता है? ए, यहाँ पर भोजपुरी बोली का प्रभुत्व है, बी, यहाँ पर बुंदेली का प्रभुत्व है, सी, यहाँ पर अवधी बोली का प्रभुत्व है, डी, यहाँ पर ब्रज बोली का प्रभुत्व है। अगर आप झांसी देखें यहाँ पे तो आप तुरंत बता सकते हैं, ठीक है, कौन सा हो जाएगा ये? बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बुंदेली का प्रभुत्व है, ठीक है, यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी शौरसेनी, डी पैसाची। बताइए। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, शौरसेनी से हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? ए, आपका अंग है, बोर्ड पे आप देख लीजिए, बी, आधा य है, सी, आधा न, और डी, आधा अड़, ठीक है। तो पंचानन शब्द में बताइए कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। आधा य जो है बोर्ड पे आप देख सकते हैं, वही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? बहुत आसान है, आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं, बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ड, और डी अक्षर। बताइए। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, व्यंजन होगा। व्यंजन ही है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? ए अ, बी ए, सी क, डी त। ए क त ये तो नहीं है, राइट आंसर है आपका ए अ। बोल कर देखिए। औ जब आप बोलते हैं तो कंठोष्ठ का मतलब है कि कंठ और होठ दोनों का आप यूज करके उसे बोल रहे हैं, दोनों का स्पर्श करते हुए बोला जा रहा है, दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है कहने का मतलब। तो अगर आप औ बोले तो आपके होठ और आपका कंठ दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से ओ भी इसमें आता है। आपका ए इज द राइट आंसर है ओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ए ओ कौन से स्वर हैं? ए संयुक्त स्वर, बी ह्रस्व स्वर, सी दीर्घ स्वर, और डी इनमें से कोई नहीं। ये संयुक्त स्वर हैं आपके। ए इज द राइट आंसर। जब हम ए की बात करते हैं तो ये आपका अ प्लस ए से बनता है, और जब हम आपकी अ की बात करते हैं तो ये आपका बनता है अ प्लस ओ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। शब्द होते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, स्वरों के मेल, स्वर एवं व्यंजनों के मेल, डी निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल। क्या होगा बताइए। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। बी लड़का पढ़ रहा है, सी क्या वह जाएगा, डी आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। बताइए कौन सा है?
सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें डिटेल में बताया है, उनकी पहचान भी बताई है कि कैसे पहचान कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि डी इज़ द राइट आंसर। जब दो वाक्य में दो सरल वाक्य आ जाएं या दो से सरल वाक्य आ जाएं और जो किसी योजक से जुड़े हुए हों तो वे आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। अगर आप डी को देखें, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा, और से दो वाक्य जुड़ जा रहे हैं। अगर हम और को यहाँ से हटा दें तो हमें दो वाक्य सरल वाक्य मिलते हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। बाकी ये आपका मिश्र हो जाएगा, बाकी सब सरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं? ए तद्भव, बी तत्सम, सी अक्षर और डी ध्वनि। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। तत्सम बोलते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। गधा का तत्सम रूप है? ए गधा, बी गधर्व, सी गद्रव, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, डी गर्धव। तो डी इज द राइट आंसर, गर्धव होता है गधा का तत्सम रूप। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।